बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इस क्लास के अंदर हम थॉमस डी क्विंसी के ऊपर बात करेंगे। बेटा, बात शुरू करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस किताब का अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट एमसीक्यूज़ नोट जो हमने खुद बनाए हैं, बड़ा लेबोरियस वर्क है। It took almost, like I would say, more than 2 years, but now we have a complete notes of MCQs notes of this very book. तो हमारे पास ये मौजूद है। अगर किसी को चाहिए, हर एक को चाहिए जो भी ये वीडियो देखता है, तो हर एक को चाहिए, क्योंकि हर एक का ही चाहत है कि मैं बन जाऊँ, एसएस इंग्लिश बन जाऊँ, इंग्लिश लेक्चरर बन जाऊँ। तो जिसने भी बनना है, टेस्ट के लिए तैयारी करना है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है, तो बेटा हमने बिल्कुल इंटरव्यू के पॉइंट्स भी वहाँ रखे हैं और हमने वो बिल्कुल हर एक एरा से हम एमसीक्यूज़ तैयार कर चुके हैं। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप बेशक कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमारे जो है वो फेसबुक का जो हमारे पास वो हमारा जो वो पेज है, इस पे भी आप मोहम्मद हिलाल आप विज़िट कर ले, तो वहाँ पर आपको ये वाला इस बंदे का तस्वीर नज़र आ जाएगा। वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। ये सब आपके लिए है। तो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेटा, थॉमस डी क्विंसी कौन है? तो थॉमस डी क्विंसी बेटा, ही इज़ वन ऑफ द प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज। आपको पता है कि हम रोमांटिक एज के ऊपर बात कर चुके हैं। अब वो कब पैदा हुआ बेटा? वो 1785 में पैदा हुआ। इन 1859 में उसका डेथ हुआ। ये आप नोट करते जाइए, आपका ये एमसीक्यूज़ हो सकता है, याद रखिएगा बेटा। ही इज़ फेमस एज अ राइटर ऑफ इम्पैशन्ड प्रोज। इम्पैशन्ड प्रोज का वो बड़ा मशहूर राइटर है। अब इम्पैशन प्रोज कैसा? जो जोश से भरी हुई है, जो जिसके अंदर वो जो है बड़ा वो जोशीला प्रोज जैसा है, ठीक है ना, जिसने वो कोई नॉर्मल अंदाज में नहीं, बड़ा जोश वाला प्रोज। सो इम्पेशेंट प्रोज आप ये एमसीक्यूज़ हो सकता है कि डी क्विंसी जो है इसकी वजह बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेशलिटी इन हिज स्टाइल। अब देख ले बेटा, उसके स्टाइल का स्पेशलिटी कैसा है। याद रखिएगा बेटा, एज अ राइटर वो ये कहना चाहते कि मेरे पास ये हक है कि मेरे मर्ज़ी के मुताबिक मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। प्रोस के अंदर, पोइट्री के अंदर जो लैंग्वेज मैं चाहूँ मैंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। जो लैंग्वेज मैंने एक थीम ऐसा है जो कि इतना कोई ट्रेजिक थीम है, तो मैंने इस तरह की ट्रेजिक लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। कोई फ़नी है तो मैंने फ़नी लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है उसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है ना। उसने वो जो यानी उसी थीम के मैग्नीट्यूड के साथ जो टीक आता है, उसने वो जो है उसको फोकस की है। उसने ये कहा भी कि जो राइटर्स के जहन में वो टीक अपीयर होता है, ज़ाहिर होता है, उसने वही के वही इस्तेमाल करना है। और याद रखिएगा बेटा, जब आप इसको रीड करना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता नहीं होगा, और इसके अजीब स्टाइल जो है ना, वो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और वो जो है आप इसको रीड आउट शौक से करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसने प्रोस के अंदर, अपने वर्क के अंदर बहुत सारे प्रोज एंड पोइट्री के एलिमेंट यूज़ किए हैं। बड़ा शानदार स्प्लेंडर, उसने बड़ा अजीब स्टाइल जो है ना, जो रीडर को कैच करता है, ठीक है ना बेटा। जब इसको आप रीड करना शुरू करेंगे ना, आपको बज़ाहिर लगेगा कि ये कैसा है, या जो है वो तो थोड़ा आपको ठीक, लेकिन वंस यू स्टार्ट रीडिंग दैट यू विल बी ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड इन। अच्छा, द प्रोज वर्क इज मोर इमेजिनेटिव देन पोएटिकल वर्क। अच्छा, इसका जो प्रोज वर्क है डी क्विंसी का, ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है देन इसका जो पोएटिक वर्क है। पोएटिकल वर्क से ज़्यादा इसका प्रोज वर्क ज़्यादा इमेजिनेटिव है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये क्यों बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो इमेजिनेटिव है। देयर इज रिवील्ड इन देम द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके वर्क में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का खूबसूरती नज़र आ जाएगा। मतलब उसने ना सिर्फ वर्क लिखी है ना, बल्कि उसने खूबसूरत लैंग्वेज भी इसके अंदर इस्तेमाल की। अच्छा, द डिविजन इन हिज स्टाइल। अब उसके स्टाइल में कमियां कौन सी हैं, याद रखिएगा बेटा।
डिक्वेंसी ने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है ना, एज ए एसेइस्ट या एज अ वो जो जर्नलिस्ट आप कह सकते हो, असल में उसका ज़्यादा वर्क जो है ना वो आर्टिकल्स एंड जर्नल फॉर्म्स में आपको मिल जाएंगे। तो उसने मुख्तलिफ पर्सनालिटी के ऊपर लिखी है, उसने ख़ुद के बारे में लिखी है, उसने वो दोस्तों के बारे में लिखी है, उसने आर्ट के बारे में लिखी है, उसने लिटरेचर के बारे में लिखी है, उसने फिलॉसफी के बारे में लिखी है ना। लेकिन उसके स्टाइल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसको आप रीड करना शुरू करें तो आप ऐसा रीडिंग आप बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं ना, अचानक वो स्विच होता है, एक सेंटेंस एक पैराग्राफ अधूरा छोड़ देता है और दूसरा पैराग्राफ वो शुरू करता है। तो बेटा उसके वो पूरे स्टाइल के अंदर जंपिंग जैसा आपको नजर आता है, पूरा आपको एक कहानी पूरा शुरू 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 अचानक वो अधूरा छोड़ता है और दूसरा पैराग्राफ शुरू करता है। बेटा यानी ये बहुत ज़्यादा कमी है जो कि रीडर का इंटरेस्ट ख़त्म होता है कि ये कैसा, मैंने तो अब तक इसको कहानी रीड की, अब जो है वो अचानक ख़त्म हुई। इसके बावजूद भी बेटा उसका प्रोज वर्क जो है ना वो बड़ा कमाल का है। तो मैंने आपको बता दिया कि कमी, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है। डिक्वेंसी वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल राइटर, वो बड़ा हाईली इंटेलेक्चुअल राइटर है, and his interest was very wide and he mostly wrote in the form of articles and journal। ये आप नोट करते जाए, he mostly wrote in the form of articles, जिस तरह मैं आपको बता दिया, and dealt with all sort of subject, और वो सारे सब्जेक्ट के बारे में लिखा। मैं आपको बता दिया जैसा कि वो कैसा, वो आर्ट के बारे में लिखा, और वो जो है लिटरेचर के बारे में लिखा, खुद के बारे में लिखा, दोस्तों के बारे में लिखा, रिलीजन के बारे में वो लिखा, ठीक है ना। तो वो एक टॉपिक के साथ वो मुख्तस नहीं था कि मैंने सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो वो जो है बड़ा हाईली इंटेलेक्चुअल, और हाईली इंटेलेक्चुअल वो इतना ज़्यादा चीज़ों के ऊपर वो बंदा लिख सकते हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल है। हर एक बंदे का काम तो ये नहीं है हर एक टॉपिक के ऊपर लिखना, फिलासफी के ऊपर भी लिखना, लिटरेचर के ऊपर भी लिखना, और रिलीजन के ऊपर भी लिखना। तो बेटा ये मुश्किल है ना। ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस, उसके जो ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस है उसमें जो सबसे बेस्ट नोन है वो है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश परफ्यूम ईटर। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश परफ्यूम ईटर, उसका जो ऑटोबायोग्राफिकल जो स्केचेस है हाके हैं, इनमें से सबसे मशहूर कौन सा है? कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश परफ्यूम ईटर। इसके अंदर बेटा वो क्या करता है, इसके अंदर वो आपको खुद का ज़ाती वो एक्सपीरियंस बताता है जब वो अफ्यूम बहुत ज़्यादा खाता था। तो वो जो अफ्यूम खाता था वो जो है वही एक्सपीरियंस, वही ग्लैम्सेस जो है वो आपको शेयर करता है व्हेन ही वाज हिज लाइफ वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अफ्यूम। ही रोट, अच्छा नेक्स्ट, ही रोट फाइन बायोग्राफीज। अच्छा, ही रोट नंबर ऑफ फाइन बायोग्राफीज, उसने बहुत ज़बरदस्त बायोग्राफीज लिखी है। Number of classical and historical and literary personage of which the most ambitious attempt is the careers। अच्छा बेटे याद रखिएगा उसने बहुत सारे बायोग्राफीज लिखी हैं, किसके बारे में? जो कि बड़े बड़े वो क्लासिकल या हिस्टोरिकल लोग के उनके बारे में उसने लिखी है ना। लेकिन उसका जो सबसे एम्बिशियस अटेम्प्ट जो था वो यही था, द कैरियर्स। उसके एक बायोग्राफी है, उसने ये लिखी है, उसने बहुत बड़ी बड़ी लिखी है ना, लेकिन द केयर जो है ना ये उसका बहुत ज़्यादा मशहूर बायोग्राफी है। अच्छा, हिज मोस्ट परफेक्ट एसे ऑन जॉन एन ऑरिक, उसके बहुत सारे एसेस है, लेकिन इसका सबसे मशहूर ऐसे जो है वह है जॉन ऑफ एरिक। जॉन ऑफ एरिक एक ऐसा ऐसे है जो कि मुकम्मल तौर पे परफेक्ट है और इसकी ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। अच्छा बेटा याद रखिएगा डिक्वेंसी के बारे में, ये एज ए क्रिटिक भी काम करता था। एंड एज ए क्रिटिक जब वो काम करता था बेटा, तो बिल्कुल शुरू के लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि उसने आपको लिटरेचर ऑफ पावर एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज के डिस्टिंक्शन बताया था। ये आप इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेचर ऑफ पावर एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज। अब बेटा लिटरेचर ऑफ पावर कौन सा है? लिटरेचर ऑफ पावर ये है वही लिटरेचर जो आपको एस्थेटिक सेंस देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न रीड कर ले तो आपको लिटरेचर ऑफ पावर मिल जाएगा। लेकिन लिटरेचर ऑफ नॉलेज के साथ जब आप कोई साइंस का बुक रीड आउट करना शुरू करें तो आपको नॉलेज देगा। इसके उसने 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर बता दिए, एक लिटरेचर ऑफ पावर, एक लिटरेचर ऑफ नॉलेज। ये उसने जो है ना
एक प्रोज वर्क है, इसके अंदर जो है उसने ये डिस्टिंक्शन की और इसका नाम है ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑन मैकबेथ। ये उसने बहुत ज़बरदस्त प्रोज वर्क लिखी है जिसके अंदर उसने लिटरेचर ऑफ पावर एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज के अंदर उसने डिस्टिंक्शन लाई और ये द मोस्ट ब्रिलियंट वर्क है। अब याद रखिएगा उसने इससे बढ़ के उसने बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स लिखी है। किसके ऊपर? गोथे के ऊपर, पोप के ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर। और जो है ना, इससे अलावा उसने बहुत सारे नंबर ऑफ एसेज भी उसने लिखी है ना साइंस एंड थियोलॉजी के ऊपर। थियोलॉजी का मतलब जो दीन के बारे में आपको इल्म देता है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ जर्नल उसका। अब हम आखिरी पैराग्राफ जो है पेज नंबर 161 पे हम रीड आउट करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, इन ऑल हिज राइटिंग डिक्वेंसी एजर्ट्स हिज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी वो राइटिंग करता है ना, इसके अंदर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूज करता है। एंड एज ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस, लाइक एंड डिसलाइक, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस का एंड लाइक एंड डिसलाइक का बंदा है। एंड ही ऑफन गिव अनडू एम्फेसिस ऑन सर्टेन पॉइंट्स, और वो चंद मामूली सी चीज़ होगा उसके ऊपर हद से ज़्यादा एम्फेसिस वो देगा। द रिजल्ट इज़ दैट वी कैन नॉट रिले ऑन हिज जजमेंट इंटायरली, यानी उसने जो चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज दी है या उसने वो जो जजमेंट की है इसके ऊपर पूरा हम एम्फेसाइज नहीं करते। बट देयर इज़ नो डाउट दैट हिज अप्रोच इज़ ऑलवेज ओरिजिनल एंड ब्रिलियंट। लेकिन इसके अंदर हम शक नहीं रखते कि उसका जो भी अप्रोच है ना, इट इज़ ऑलवेज ओरिजिनल, क्योंकि वो खुद का सोचता है और सोच के वो एक काम करते हैं। ब्रिलियंट विच स्ट्राइट वे कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ रीडर, जो कि पता चल के बगैर रीडर का अटेंशन लेता है। मोर एवर द स्प्लेंडर ऑफ पोएटिक प्रोज विच इज़ एलेबोरेट एंड सोनोरस इन इट्स स्पेक्ट। उसने जो पोएटिक प्रोज लिखी है ना, ये भी बड़ा सोनोरस है, केस्ट इन हिज और स्पेशल स्पेल। द रिजल्ट दैट डिक्वेंसी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्रोज राइटर इन ऑफ इंग्लैंड। अभी भी जो है ना वो डिक्वेंसी द मोस्ट फैसिनेटिंग प्रोज राइटर इंग्लैंड का है। बेटा ये हुआ आज का हमारा लेक्चर थॉमस डिक्वेंसी के ऊपर। मेरा उम्मीद है कि आपको कुछ नया ज़रूर जहन में आया होगा। इसके अलावा बेटा आपका कोई सवाल हो, इसके बावजूद भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेटा अब मेरे साथ रहे, इंशाअल्लाह बेटा हम रिस्पॉन्सिबल है इंशाअल्लाह कि हम आपको ज़रूर इंशाअल्लाह सारे नोट्स और सारे मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और अल्लाह ताला इसके ऊपर आपको ज़रूर कामयाबी देगा। बेटा ये वक्त आया है कि इंसान चांद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, तो एक मामूली सा टेस्ट पास करना वो मुश्किल नहीं है। अब तो हमारे पास नोट्स भी मौजूद है, MCQs नोट्स, इंटरव्यू के नोट्स। आप बेटा हमसे चाहे और हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।